हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 14 एंड योर चैप्टर नेम इज संविधान की भूमिका एवं कानून की आवश्यकता। हमारे संविधान की भूमिका और उसकी आवश्यकता के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संविधान को किसी सरकार की शक्ति एवं सत्ता का स्रोत समझा जाता है। जो हमारा संविधान है उसे सरकार की शक्ति और उसका एक स्रोत माना जाता है, यानी सत्ता का स्रोत माना जाता है। यह संक्षेप में किसी सरकार की शक्तियों का विवरण है जिसमें सरकारी संस्था को किसी विषय में अधिकार प्राप्त है तथा यह कार्य कर सकता है और क्या नहीं, यह कार्य भी कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ठीक है। इसका कार्य सरकार के अनेक अंगों के बीच भ्रांति एवं संघर्ष को न्यूनतम करना है। इसमें अपने नागरिकों के कल्याण के लिए अधिकतर शर्तों की सीमा निर्धारित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब आइए बात करते हैं। किसी भी देश के संविधान को देश में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता है, यानी किसी भी देश का जो संविधान है, मतलब किसी भी देश में, हर देश में हमारा जो संविधान है उसको सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता है। सरकार समाज में व्यवस्था का दायित्व निभाती है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। लेकिन हम कैसे विश्वास करते हैं कि सरकार को ऐसे काम करने चाहिए? हम कैसे विश्वास करते हैं कि सरकार का एक अंग कानून निर्माण करने, किस प्रकार उसके अनुरूप शासन करना है, यह संविधान के कार्यों में से एक है। एक प्रजातांत्रिक सरकार में नागरिकों के अधिकार हैं। यह वह शासन प्रणाली है जिसमें सरकार की शक्तियों को सीमित तथा स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाता है। यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट वर्णन किया जाता है। सरकार की गतिविधियों की सीमाएं किस प्रकार तय की जानी है, इसके लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर बच्चों? संविधान किसी देश के शासन को चलाने के लिए कानूनों का एक लिखित संकलन होता है। बच्चों, देश में निवास करने वाले सभी व्यक्ति इन कानूनों को स्वीकार करते हैं। संविधान का संबंध दो समस्याओं, सरकार का विभिन्न अंगों के बीच संबंध तथा सरकार एवं नागरिकों में संबंध से होता है। इसके अतिरिक्त संविधान सरकार द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं अधिकारों के दुरुपयोग को भी नियंत्रित करने का साधन है। संविधान किसी देश के लिए एक महत्वपूर्ण लिखित विवरण पत्र होता है। अब यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे कि संविधान में संशोधन, ओके, संविधान के हमारे संशोधन देखेंगे, ठीक है। भारत के संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा ने इसका निर्माण किया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, ठीक है, डॉक्टर SP मुखर्जी और श्रीमती सरोजनी नायडू एवं सरदार बलदेव सिंह आदि प्रमुख सदस्य थे। यानी जब संविधान हमारा बन रहा था तो उस टाइम इन सब लोगों का योगदान था उसमें, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, यानी वो हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के कौन? भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति के संविधान का प्रारूप मसौदा तैयार किया, कौन से सन में किया? वो 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने संविधान पारित कर इसे अंगीकृत किया। 26 जनवरी सन 1950 को नवीन संविधान संपूर्ण भारत संघ में लागू कर दिया गया। इसके निर्माण में 165 दिनों में संविधान सभा ने 11 सत्रों में काम किया, ठीक है, जिसमें से 114 दिन संविधान का प्रारूप तैयार करने में लगे। कुल मिलाकर लगभग 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिनमें 2973 संशोधन वास्तव में स्वीकृत किए गए। संविधान निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कितना लगा था बच्चों? 2 वर्ष, यहां से आप देखेंगे 2 वर्ष 18 महीने, वो 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान की मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर के समय एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था तथा
26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हो गया। संविधान में भारत के विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनमें स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के युग का सूत्रपात किया जा सके। इसमें शांति स्थापना एवं भ्रातृत्व के लिए उद्देशिका में मैत्रीपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण सिद्धांत का वर्णन किया गया। संविधान में ऐसे प्रजातांत्रिक आदर्शों को स्थान दिया गया जो मानव की विकास यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर सकें। अब बच्चों यहाँ पर हम उद्देशिका देखेंगे। उद्देशिका में संविधान के अंतर्निहित विचारों एवं मौलिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, लेकिन उद्देशिका संविधान का वेद अंश नहीं है। इसके लागू न होने पर न्यायालय की शरण में संरक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उद्देशिका में सरकार उन उद्देश्यों तथा शासन प्रणाली का वर्णन है जिनके लिए भारत के संविधान में अपेक्षा की गई है। बच्चों, उद्देशिका में भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया है। संप्रभुता से अर्थ उस पूर्ण स्वतंत्र सरकार से है जिस पर किसी अन्य शक्ति का नियंत्रण न हो सके, यानी कोई और शक्ति उसे नियंत्रण ना कर सके। ब्रिटिश शासन काल में भारत को एक संप्रभु राष्ट्र नहीं कहा जा सकता था। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुसार भारत में एक प्रजातांत्रिक समाज है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को समान राजनीति अधिकार प्राप्त है तथा ऐसे में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। उद्देशिका में हमारी सरकार के लक्ष्यों तथा संविधान द्वारा स्थापित शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं बच्चों। उद्देशिका में वर्णित प्रमुख निम्नलिखित तथ्य हैं। ये यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है बच्चों हमारा, इसमें भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया है। ब्रिटिश राजतंत्र की अध्यक्षता में गठित कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता स्वैच्छिक है। इसकी सदस्यता से हमारे देश के संप्रभु अस्तित्व को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। क्लियर। सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारा, यह भारत में प्रजातांत्रिक समाज की व्यवस्था करता है जिसके परिणाम स्वरूप भारत के प्रत्येक नागरिक को समान नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। क्लियर। थर्ड पॉइंट है, हमारे देश में समाजवाद मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। वास्तव में उद्देशिका में वर्णित समानता का सिद्धांत तब तक निरर्थक है जब तक कि देश में समाजवाद स्थापित न किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है बच्चों हमारा कि पंथ निरपेक्षता अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे अपनाया जाना चाहिए। हमारे लिए आवश्यक है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। सभी भारतीय नागरिकों को स्वेच्छानुसार किसी भी धर्म को अपनाने तथा प्रचार करने का अधिकार है। क्लियर। 5 पॉइंट है बच्चों हमारा, इसमें भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया है। अतः भारत गणतंत्र का अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति एक निर्वाचित अध्यक्ष है। इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले तथा विभिन्न भाषा भाषी व्यक्तियों में प्रेम भाव से एक साथ रहते हुए बंधुत्व की भावना व्यक्त की गई है। इसे बंधुत्व से देश में एकता स्थापित होने के साथ ही शत्रु राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र की अखंडता एवं सुरक्षा की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, अब हम बात करेंगे कानून क्यों आवश्यक है। क्लियर। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, कानून हमारा क्यों आवश्यक है। अपने समाज पर दृष्टिपात कीजिए। आप देखेंगे कि समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां एवं कुप्रथाएं व्यस्त हैं, यानी कुप्रथाएं उसमें मिली हुई हैं। क्लियर। स्वतंत्रता से पूर्व संपूर्ण देश में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं विद्यमान थी जो भारत के कुछ भागों में आज भी प्रचलित हैं। आज भी वो प्रथाएं प्रचलित है। अस्पृश्यता, जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल श्रम जैसी अनेक अन्यायपूर्ण सामाजिक प्रथाओं के विषय में आपको सजग एवं जागरूक होना चाहिए। निम्न जातियों के प्रति उत्पीड़न एवं यातनापूर्ण व्यवहार जैसा अमानवीय कृत्य किए जाने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है, जबकि संविधान में समाज के सभी वर्गों के लिए स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता का संकल्प लिया गया है। अस्पृश्यता की कुप्रथा उन लाखों लोगों की घोर पीड़ा का कारण थी जिन्हें प्राचीन काल से ही तुच्छ एवं प्रदूषित कार्य करने के लिए विवश किया जाता रहा था। क्लियर। आइए बात करते हैं संविधान एवं उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। वर्तमान में इसमें 443 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं।
भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विशाल लिखित संविधान है। अब बात करते हैं बच्चों हम संसदीय शासन प्रणाली की। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अंगीकार किया है। यद्यपि केंद्र सरकार का संचालन राष्ट्रपति एवं राज्य सरकार का संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो संवैधानिक अध्यक्ष है। यह व्यवस्था वास्तव में ब्रिटेन की राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप है, लेकिन केंद्र में वास्तविक शक्ति प्रदान की अध्यक्षता में गठित मंत्री परिषद तथा राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित प्रांतीय मंत्री परिषद में निहित होती है। मंत्रीगण स्वयं से संबंधित विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे निम्न सदन के विश्वास तक अपने पद पर बने रहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भारतीय संविधान की नवीन विशेषताएं बताई हैं। ये सिद्धांत आयरलैंड एवं स्पेन के संविधानों से उद्गृत हैं, मतलब उद्गृत की गई हैं। डॉक्टर के.सी. के शब्दों में ये सिद्धांत लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं के घोषणा पत्र है। ये कल्याणकारी राज्यों के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करते हैं। आलोचकों ने इन सिद्धांतों को समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, बुद्धिजीवी एवं अन्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। उदाहरण कार्य का अधिकार, उदाहरण है बच्चों यहाँ पर हमारा कि कार्यों का अधिकार, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, शोषण एवं नैतिक तथा भौतिक परित्याग के विरुद्ध बचपन एवं यौवन की सुरक्षा, कार्य करने के लिए मनोवांछित परिस्थितियों तथा स्त्री कर्मचारी को मातृत्व लाभ सामाजिक सिद्धांत है। अधिनियम 1976 ने इनमें कुछ अन्य निर्देशक भी सम्मिलित किए हैं, जैसे यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहला है निर्धन व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधि सहायता। सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारा नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था। थर्ड है हमारा सामान्य न्याय एवं प्रबंधक में कर्मचारियों की सहभागिता हेतु प्रोत्साहन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन, सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा एवं आर्थिक हितों की व्यवस्था, दुधारू एवं सूखे भागों के पशुओं की नस्ल को सुरक्षित रखा जाए। ये सभी सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत है। संपूर्ण देश में एक समान आचार संहिता तथा 14 वर्ष से कम आयु के सभी भारतीय बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अन्यवार शिक्षा की व्यवस्था है। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथकीकरण, शिखर वार्ता के माध्यम में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं कानूनी प्रतिबद्धता को प्रोत्साहन आदि उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत है। बच्चों सामान्य श्रेणी में कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक स्थान एवं वस्तु तथा पर्यावरण एवं वन्य जीवन को सम्मिलित किया जा सकता है। इन सिद्धांतों में राष्ट्रीय लक्ष्य एवं राष्ट्रीय अलंकरण निहित है। कोई भी मंत्रालय विधि से पृथक होकर शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो बच्चों इसमें कहा गया है कि कोई भी राष्ट्रीय मंत्रालय विधि से मतलब अलग होकर इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। उनका कार्य केंद्र एवं राज्य विधानमंडलों में मार्गदर्शन करना है। कुछ निश्चित मामलों में इन्हें न्यायालय के आदर्शों को भी उद्धृत करना पड़ता है। बात करते हैं बच्चों हमें संविधान से अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार न्याय संगत एवं औचित्यपूर्ण है। निम्न जाति के व्यक्तियों के लिए सम्मान को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। अब ये कानून कौन से हैं, आइए एक नजर इन पर डाल लेते हैं बच्चों। सबसे पहला है अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में। क्लियर, सेकंड पॉइंट में हमारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न का निषेध अधिनियम 1989, ठीक है 89। थर्ड है हमारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1978। फोर्थ है हमारा सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 1987। क्लियर बच्चों।
कन्या के जन्म लेते ही परिवार में उसके प्रति भेदभाव प्रारंभ हो जाता है। कन्या शिशु प्राय भारतीय परिवारों में सम्मान नहीं पाती, यानी उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है। हमारे समाज में भारतीय स्त्रियां अनेक समस्याओं का सामना करती हैं। आज दहेज भारतीय समाज की गंभीर समस्या है। समाज में बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं आज भी सुनी जाती हैं, यानी आज भी अगर कन्या पैदा हो जाए तो उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता है। आज भी समाज के अधिकांश परिवारों में कन्या को विपत्ति का स्रोत माना जाता है, यानी कि उसे हर चीज का स्रोत माना जाता है कि ये विपत्ति ला सकती है, ये दुख दे सकती है, बहुत सारी चीजें मतलब एक स्त्री को, एक कन्या को, एक लड़की को झेलनी होती हैं। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय समाज की स्त्री जाति में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जागृत की है। हमारे संविधान में स्त्री पुरुष दोनों को प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकारों का प्रावधान किया गया है, यानी हमारा जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उनमें स्त्री और पुरुष को समान अधिकार, समान पूरा सम्मान दिया गया है समान रूप से। संविधान के अनुसार समाज में दहेज की कुप्रथा को नियंत्रित करने के लिए दहेज लेन देन की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 पारित किया गया है। अब दहेज का लेन देन अपराध माना जाता है। क्लियर? कौन से अधिनियम के तहत? 1961 में ये पारित किया गया था। ठीक है। सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 1987 सती प्रथा एवं उसके यशोगान का प्रतिबंधित करता है। यह कानून सन 1887 में रूपकंबर के देवराला राजस्थान में सती होने के पश्चात पारित हुआ। सरकार शीघ्र ही एक नया कानून पारित करने की योजना बना रही है। इस कानून का लक्ष्य सती की घटना होने वाले संपूर्ण ग्राम को दंडित करना है। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में घटता हुआ लिंगानुपात एक बहुत महत्वपूर्ण और चिंतनीय कारण है। इस समस्या के समाधान हेतु संसद द्वारा जन्म पूर्ण लिंग जांच तकनीकी नियमन पर दुरुपयोग पर प्रतिबंध PNDT अधिनियम 1996 में पारित किया गया। यह अधिनियम लिंग जांच निर्धारण परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। अब वो प्रतिबंध क्यों लगाता है बच्चों? आप जानेंगे कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चा लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो उसका मतलब गर्भपात किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, और अगर लड़का है तो उसको सेव करा जाता है। तो इसलिए इस पे क्या प्रतिबंध लगाया गया है। क्लियर? इसे प्रतिबंध करने का एक मुख्य कारण यह था कि माता पिता को कन्या भ्रूण की जैसे ही जानकारी प्राप्त होती थी, वे जन्म से ही पूर्व उस भ्रूण को गर्भपात द्वारा मौत की नींद सुला देते थे। गर्भपात के द्वारा मौत की नींद सुला देते थे बच्चों। 29 मार्च 2006 को PNDT अधिनियम 1996 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम दोष सिद्ध हरियाणा में सन 1997 में घटित हुई, वरनी ये जो पहली घटना थी वो हरियाणा में घटित हुई थी। घटना में किया गया, यदि इस अधिनियम को उचित प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है तो इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे तथा यह अधिनियम उन लोगों के लिए चेतावनी होगी जो इस प्रकार के अवैध कार्य का विचार रखते हैं। बच्चों, बात करेंगे कल्याणी राज्य की। क्लियर? कल्याणकारी राज्य से अभिप्राय केवल राष्ट्र की जनता की सुरक्षा में नियंत्रण न होकर उसका कल्याण में प्रोत्साहन करना होता है। हमारे कल्याणकारी राज्यों में सुनिश्चित समानता, स्वतंत्रता की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा एवं समाज में स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 15, 16, 29, 30 एवं 46 सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े अनुच्छेद के बारे में बताया अभी मैंने। 15, 16, 29, 30 एवं 46। ठीक है। सामाजिक एवं शिक्षित रूप में पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करते हैं तथा अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा एवं लिपि को सुरक्षित रखने तथा समाज को कमजोर वर्गों में आर्थिक हितों की सुरक्षा करते हैं। हमारे राष्ट्र के कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में KM मुंशी ने सही टिप्पणी की थी। संविधान न केवल देशवासियों की भौतिक समृद्धि एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना सुनिश्चित करता है, अपितु इस विषय में भी निरंतर ध्यान रखता है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सके। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम एक स्मरणीय तथ्य पर नजर डाल लेते हैं। अब तक हमने अपने पाठ में क्या सीखा।
पहला पॉइंट है बच्चों हमारा, वह राज्य अथवा राष्ट्र जहां समस्त धर्मों एवं धर्मों को समान रूप से सम्मान प्राप्त होता है तथा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। राज्य जो होता है उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट में हमारा बच्चों, भारतीय संविधान सर्वधायी विशाल एवं लिखित संविधान है। क्लियर, मैंने आपको बताया संविधान हमारा एक लिखित संविधान है। थर्ड है हमारा, उद्देश्य में संविधान में अंतर्निहित विचारों एवं आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमारा, उद्देशिका में हमारी सरकार के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। क्लियर बच्चों। तो बच्चों ये था आपकी कुछ संविधान से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियों के साथ हमारा ये बहुत ही अच्छा सा चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। सो चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।